बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज का जो बेटा हमारा जो वैसे जो टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स, लेकिन राइबोसोम का कुछ पार्ट जो है वो रहता है जो कि पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बेटा वो प्रोसीड करेंगे। चले मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूं। देखो बेटा, हमारा जो एक पॉइंट जो है मुझे राइबोसोम में आपके साथ डिस्कस करना था वो टर्म थी पोलीसोम की। मैं इसको बताता हूं आपको। देखो बेटा, पोलीसोम क्या होता है। पोलीसोम आप जानते हैं कि ये एक जो है बेटा ये कॉम्प्लेक्स है। से फर्ज कर लें कि ये एक mRNA, ये क्या है mRNA। इसी एक mRNA के साथ अगर एक ही वक्त में बहुत सारे जो है बेटा वो राइबोसोम्स अगर कनेक्टेड है ना, इस तरीके से अगर राइबोसोम कनेक्टेड है तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स को आप पोलीसोम का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? पोलीसोम, या इसको पोली राइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमने अटैच किए हैं ये राइबोसोम थे। ये टर्म छोटी सी जो है बेटा वो हमने डिस्कस करनी थी। चले अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनेली है बेटा, जो हमें स्टडी करनी है डिटेल में, वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप जानते हो कि गोल्जी ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कवर किया था कमीलो गोल्जी ने। किसने डिस्कवर किया था? कमीलो गोल्जी ने जो है बेटा वो इसको डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है और 1898 में ये डिस्कवर हुई थी। ये बेटा आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, फिर बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल जो है वो हमने पढ़ी थी ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे मिलता जुलता कि ये फ्लैटेंड सैक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और उन सैक्स को बेटा क्या कहा जाता है? उनको सिस्टर्नी जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये सिस्टर्नी है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। ये सिस्टर्नी स्टैक्स होते हैं। ठीक है ना। गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी बच्चों को इसके स्ट्रक्चर को लेकर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मैं वो कंफ्यूजन आपकी जो है बेटा वो दूर कर देता हूं। देखें कैसे छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो हम खुद से ड्रॉ करेंगे। छोटा सा स्ट्रक्चर है ना वो हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, फर्ज कर लें वैसे तो ये जो सिस्टर्नी स्टैक होता है ना वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होता है। ये मेम्ब्रेन ना कुछ इस शक्ल में होती है। ठीक हो गया। तो जो है बेटा मैं अगर इसको थोड़ा सा जो है वो थिक कर लूंगा। देखिए, फर्ज कर लें जो है बेटा ये एक सिस्टर्नी स्टैक है। ये क्या है? ये वन सिस्टर्नी है। ठीक हो गया। इसका ये जो पार्ट है ना इसको कहते हैं इनर कनकेव पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? इनर कनकेव है। ठीक हो गया। इसको बोला जाता है इनर कनकेव, या इसको लिखा जाता है मैच्योरिंग फेस। बेटा क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेस। और इसको ट्रांस फेस भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रांस फेस भी कहा जाता है। जबकि ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला, इसको कहा जाता है आउटर कन्वेक्स। ये आउटर कन्वेक्स पार्ट है। इसके अलावा इसको जो है बेटा वो फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। और इसको सिस फेस भी लिखा जाता है। ये बातें याद रखनी है आपने, स्ट्रक्चर को लेकर है। सिस फेस भी इसको कहा जाता है। देखो बेटा, यहां इस फेस की निशानी है कि ये फेस जो है बेटा इसके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने ये फेस होता है। जबकि ये वाला जो फेस होता है मैच्योरिंग फेस, इसके बिल्कुल सामने जो है बेटा वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन को फेस करता है। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। जबकि ये वाला हिस्सा जो होता है बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है। अच्छा, एक और बात बताता हूं। इसको ये वाला जो फेस है ना बेटा, जो जिसको आप फार्मिंग फेस का नाम दे रहे हो, इसको ये वाला जो फेस है जिसको आप फार्मिंग फेस का नाम दे रहे हैं, इसको फार्मिंग फेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेजिकल आते हैं। कौन सा वेजिकल आता है? ट्रांसपोर्ट वेजिकल। वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल आगे चल के फार्मिंग फेस में जो है बेटा वो मर्ज हो जाता है और फार्मिंग फेस से यहां पर सिस्टर्नी बनती रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेजिकल्स गोल्जी ऑपरेटर्स के फार्मिंग फेस में मर्ज होते रहते हैं और यहां पर न्यू सिस्टर्नी डेवलप होती रहती है। क्योंकि यहां नई सिस्टर्नी बनती है तो नए स्टैक्स बनते हैं, तो इस वजह से भी इसको फार्मिंग फेस कहा जाता है।
जबकि मैच्योरिंग फेज से जो है बेटा ये जो वेजिकल्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, क्योंकि ये फाइनल मैच्योरेशन की तरफ पहुंच चुके होते हैं। यहां से सिस्टर्नी ब्रेक होती रहती है, फॉर्मिंग फेज से सिस्टर्नी डेवलप होती रहती है, और मैच्योरिंग फेज से जो है वो सिस्टर्नी ब्रेक होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। देखिए बेटा यहां से वेजिकल्स कुछ यूं निकलते हैं। ये अगर आप डायग्राम देखें ना, तो डायग्राम में जो मर्जिंग वेजिकल्स हैं इसको जो है बेटा वो नाम दिया हुआ है ब्लेब्स का। क्या नाम दिया हुआ है? इसको नाम ब्लेब्स का दिया गया। जबकि जो वेजिकल यहां से रिलीज हो गया, ये वेजिकल यहां से रिलीज हो गया, ठीक हो गया ना, इस वेजिकल को नाम दिया गया है सिक्रीटरी वेजिकल्स। क्या बोला गया है बेटा? इसको बोला गया है सिक्रीटरी वेजिकल, ठीक हो गया ना। ये बात जो है बेटा वो आपने याद रखनी है, ये इसके स्ट्रक्चर को लेके है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको जो है वो समझ आ रही हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है? देखो बेटा नेक्स्ट अगर आप बात करें, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जनाब ये एक पार्ट जो होता है ये आउटर कन्वेक्स पार्ट होता है, एक पार्ट जो होता है वो इनर कनकेव पार्ट होता है। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है बेटा वो समझा दें। मैं उम्मीद करूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। चले आगे कंपोजिशन की अगर आप बात करें ना, कंपोजिशन की, तो गोल्जी ऑपरेटर्स ये जितनी भी ऑर्गेनाइज होती हैं इनकी कंपोजिशन नियर अबाउट जो है बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, जो लिपिड बाइल है, उनसे मिलती जुलती है। अच्छा ये मिसकंसेप्शन है कि जनाब ऑर्गेनाइज का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही कंसीडर किया जाता है, वही स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर भी पाया जाता है। ये बात अगर आपको याद हो, मैंने पहले टॉपिक में भी प्लांट और एनिमल सेल में बताया था कि प्लांट की जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं उसको डिक्टायोसोम कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी सिंपल होती है। ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। आगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको स्लाइड में भी नजर आ रही होगी, वो है बेटा इसका फंक्शन। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है बेटा सबसे पहला इसका फंक्शन होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आप जानते हो कि बेटा जब दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट जब बेटा मिलेगा प्रोटीन के साथ तो बनती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, ये कॉन्जुगेटेड चैप्टर नंबर 2 में ये बात आपने पढ़ी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है और इसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है ना, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये जो है गोल्जी ऑपरेटर्स ग्लाइकोसाइलेशन करती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है। और आप जानते हो कि ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, इट इज द इंपॉर्टेंट सेल सक्रीशन। सेल की सक्रीशन इस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है बेटा वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाती है। और मोस्टली एंजाइम जो हार्मोन्स की जो सक्रीशन होती है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। तो मोस्टली जो सेल सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होगी? वो गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। यही वजह है कि गोल्जी ऑपरेटर्स ज्यादातर ग्लैंड्स जो होते हैं ना, जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनके अंदर ये ऑर्गेनली मोस्ट अबंडेंट है। जितने भी टाइप के ग्लैंड है उन तमाम के अंदर जो है बेटा ये गोल्जी ऑपरेटर्स मोस्ट अबंडेंट है, क्योंकि ग्लैंड का असल काम ही होता है सेल सक्रीशन परफॉर्म करना। इसके अलावा बेटा प्लांट के अंदर जो सेल वॉल बनती है ना, सेल वॉल आपको पता है ना कि गोल्जी ऑपरेटर्स आपने पढ़ा था जनाब फ्रेगमोप्लास्ट बनाती है, आपने पढ़ा था ना फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट फ्यूचर सेल वॉल के लिए सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं। खुद ये नहीं बनती, फ्रेगमोप्लास्ट खुद सेल मेम्ब्रेन बनती है, लेकिन सेल वॉल बनाने के लिए सब्सटेंस प्रिकर्सर्स जो है वो रिलीज भी करती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बताता हूं बेटा। एक ऑर्गेनेली है जो कि गोल्जी ऑपरेटर से ड्राइव होते हैं, उस ऑर्गेनेली को कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनेली भी गोल्जी ऑपरेटर से ही बनती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से बेटा यह भी बात आपने याद रखनी है कि लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली है जो कि गोल्जी ऑपरेटर से जो है बेटा वो ड्राइव होती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है सेल ट्रैफिकिंग। मतलब जो चीजें जो है, जैसे हम बोलते थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल, कि वो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको सेल ट्रैफिकिंग कहा जाता है। मतलब चीजें सेल के अंदर बन रही हैं, उन चीजों को सेल से बाहर जाना है। सेल से अगर बाहर जाना है तो वो किस तरीके से जाएंगी, इसका पूरा एक रूट है, पूरा एक मैकेनिज्म है, जो कि मैं चाह रहा हूं कि बेटा इस स्लाइड के अंदर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बेटा वो कहां से शुरू होगा, ये बात चले हम डिस्कस करते हैं। देखें ये स्टार्ट होता है RER से। आप जानते हो कि RER प्रोटीन बनाती है। जो सेल ट्रैफिकिंग है, सेल ट्रांसपोर्टेशन है, वो RER से स्टार्ट होती है। RER से चीजें जाती हैं SER में।
SCR से वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। किस फॉर्म में रिलीज होंगी? ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होंगी। ठीक हो गया, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन गए। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है बेटा, जो गोल्जी अपरेटस का फॉर्मिंग फेस होता है, वहां पर जो है बेटा ये फ्यूज होते हैं। ये क्या होंगे? ये फ्यूज हो जाएंगे। कहां पर फ्यूज होंगे? फॉर्मिंग फेस के ऊपर। फॉर्मिंग फेस से जो है बेटा ये निकलेंगे, निकलने के बाद ये निकलेंगे बेटा मैच्योरिंग फेस से। किससे निकलेंगे? मैच्योरिंग फेस से निकलेंगे। मैच्योरिंग फेस से जब ये निकलेंगे तो आप इनको नाम दोगे सेक्रेटरी वेसिकल का। क्या नाम दोगे? सेक्रेटरी वेसिकल। ये फर्ज कर लें सेक्रेटरी वेसिकल है, ठीक है ना। तो अगर ये चला जाए सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए, किसके साथ फ्यूज हो जाए? सेल मेम्ब्रेन के, तो इट विल मूव आउटसाइड, मूव आउटसाइड, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। सेक्रेशन होगी यहां पर। लेकिन अगर ये सेल के अंदर ही रह जाता है तो फिर बेटा ये ऑर्गेनेली बन जाता है, दैट विल बी अ लाइसोसोम। यही सेक्रेटरी वेसिकल लाइसोसोम बन जाएगा अगर ये सेल के अंदर ही रहता है। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया तो ये फिर सेल से बाहर चला जाएगा। मीन ये कोई ऐसा एंजाइम या हार्मोन है जिसकी सेल के बाहर जरूरत है, तो ये सेल से बाहर, ये पूरा जो है बेटा ये सेल ट्रैफिकिंग कहलाती है। इस तरीके से जो है बेटा ये सारे के सारे कंटेंट्स जो होते हैं वो सेल से बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। चले यहां पर जो है बेटा हमारा गोल्जी ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट ऑर्गेनेली भी जो है वो हम इसी लेक्चर के अंदर जो है बेटा वो पढ़ लेना। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो ऑर्गेनेली है बेटा लाइसोसोम्स। जैसे कि एफएससी में सबसे पहले बताया जाता है, मैं आप पहले इसका मीनिंग बता देता हूं कि जनाब ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है जो है वर्ड जो लाइसो है इसका मतलब है स्प्लिटिंग, और जो सोमा है इसका मतलब होता है बॉडी। तो मतलब ये कोई ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व होती है। चलिए इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी डिडियोव्स ने जो है बेटा 1949 में जो है बेटा इसको डिस्कवर किया था। और आपको मैं बात बता दूं, अभी तक जो ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस और ये लाइसोसोम, ये तीनों ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं। कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, अगर आप जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इसके स्ट्रक्चर की मैंने बात की कि स्ट्रक्चर वाइज ये मेम्ब्रेन जो है सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। देखें इस स्लाइड के अंदर यही बात लिखी हुई है। अभी जो बात देखें, लाइसोसोम जो होता है ना ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम और एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आपको इनमें जो है बेटा वो थोड़ा सा फर्क करना, मैं लिखकर बताता हूं आपको। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम है? प्राइमरी लाइसोसोम होता है। और दूसरा जो होता है वो उसको आप क्या नाम देते हो? सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हो। अब इनमें क्या फर्क होता है ये आपको मैं बता देता हूं। देखें इनमें फर्क को समझने के लिए ना हम डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये डायग्राम मौजूद है, ये वो डायग्राम है जो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है ये डायग्राम। अब देखें ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा था ना ट्रैफिकिंग यहां से शुरू होती है। फिर ये आ गया गोल्जी ऑपरेटस। अब देखिए गोल्जी ऑपरेटस से ये लाइसोसोम निकला हुआ है। ये जो लाइसोसोम बेटा निकला है, दिस विल बी अ प्राइमरी लाइसोसोम। दिस विल बी अ प्राइमरी लाइसोसोम। ये कौन सा लाइसोसोम है? ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो है बेटा ये फूड पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। वाया मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, वाया एंडोसाइटोसिस ये अंदर आ गया और ये फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। ये फूड अंदर एंटर हो रही है, ये फूड वैक्यूल बन गया। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ मर्ज हो जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है। जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मर्ज हो जाता है तो फिर जो है बेटा वो आप यहां पर, मैं इसको खींच कर लाता हूं, यहां बताता हूं, ये जो पार्ट है ना इसको आप नाम देते हो सेकेंडरी लाइसोसोम का। क्या नाम दोगे? मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, जिसके एंजाइम अभी यूज नहीं हुए, जो अभी फूड वैक्यूल के साथ अटैच नहीं हुआ, वो प्राइमरी लाइसोसोम है। लेकिन ऐसा लाइसोसोम जो बेटा अटैच हो गया फूड वैक्यूल के साथ और उसने अपने एंजाइम्स फूड वैक्यूल में जो है रिलीज कर दिए, डाइजेशन में उसके एंजाइम यूज हो गए, तो उसको जो है वो आप नाम दोगे सेकेंडरी लाइसोसोम का। उसको क्या नाम दोगे? उसको सेकेंडरी लाइसोसोम का जो है बेटा वो नाम दिया जाएगा। मेरा ख्याल है मेरी बात अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम वाली आपको बात समझ आ गई होगी। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट
कंपोजिशन में अगर आप डिस्कस करें बेटा तो कंपोजिशन वाइज जो है बेटा इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये लिखा हो ना हाइड्रोलाइटिक, जैसे एसिड फास्फेटेज और जो है एसिड एनहाइड्रेस। तो ये जो है बेटा वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ब्रेकेज करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनेली हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है जैसे हमारा स्टमक है, जैसे इंटेस्टाइन है, वहां पर जो है बेटा ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेली जो है ये पाई जाती है। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि ये ऑर्गेनेली गोल्जी ऑपरेटस बनाता है। देखिए दो बातें हैं इसमें, एक होता है द लाइसोसोम इन द एंजाइम्स इन द लाइसोसोम आर प्रिपेयर्ड इन, तो एंजाइम लाइसोसोम के तो प्रिपेयर्ड होते हैं बेटा आरईआर में, ये बात याद रखनी है। बट लाइसोसोम इटसेल्फ प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी ऑपरेटस, ये बात याद रखनी है आपने। लाइसोसोम खुद से बनता है गोल्जी ऑपरेटस से, लेकिन इसके एंजाइम्स आरईआर प्रिपेयर करता है। आरईआर इसके एंजाइम बना देता है और ये एंजाइम बनने के बाद ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में गोल्जी ऑपरेटस के पास आते हैं। गोल्जी ऑपरेटस जो है इसको फाइनल मेम्ब्रेन कवरिंग डेवलप करेगा इसकी और ये लाइसोसोम बन जाता है। पहले तो सिर्फ एंजाइम थे, लेकिन गोल्जी ऑपरेटस इसको लाइसोसोम की शक्ल में जो है बेटा वो डेवलप कर देता है। ठीक होगा, मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है वो है इसके फंक्शन। देखो अभी मैंने आपको कहा था क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है तो बेसिकली ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों तरह की। इंट्रासेलुलर होती है ऐसी डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है, ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भी एंजाइम रिलीज करता है। वो डाइजेशन जो सेल के बाहर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाते हैं, उसके लिए भी एंजाइम प्रोवाइड करता है। तो दोनों तरह की डाइजेशन के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर बेटा ये ऑटोफेगी क्या होती है? ये दो टर्म होती है, एक होती है ऑटोफेगी और एक और टर्म होती है उसको कहते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक हो गया, एक होती है ऑटोफेगी और एक होती है ऑटोलाइसिस। अब ऑटोफेगी क्या है? ऑटोफेगी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सेल्फ ईटिंग का। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? सेल्फ ईटिंग। देखिए सेल्फ ईटिंग क्या होती है बेटा? जब कोई ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी बुक में लिखा हुआ ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, वर्न आउट हो चुका है, टूट चुका है, तो ये क्या करती है? उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको निगल जाती है, ताकि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया मरे तो सेल को कोई नुकसान ना हो। सेफ वे में जो है बेटा वो इससे छुटकारा हासिल करती है। ये जो प्रोसेस होता है ये ऑटोफेगी कहलाता है कि अपने ही हिस्से जो है बेटा ये जो है वो उसकी ईटिंग करता है। जबकि ऑटोलाइसिस क्या होती है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल कुमिट करता है सुसाइड। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एपोप्टोसिस का, जिसमें सेल कुमिट करता है सुसाइड और सेल डेड हो जाता है, पूरे का पूरा सेल। अगर लाइसोसोम अपने एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दे तो उसके सारे कंटेंट जो है बेटा वो ब्रेकेज का शिकार हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे और सेल पूरे का पूरा डेड हो जाएगा। इस सेल डेड जब ये जो हो जाता है, सेल डेथ जो ये जो होती है, इसको ऑटो, अगर ऑर्गेनेली डेथ है तो इट विल बी ऑटोफेगी, और अगर पूरे का पूरा सेल डेड है तो इट विल बी ऑटोलाइसिस। ये बात आपने छोटा सा जो है वो डिफरेंस जो है बेटा वो याद रखना। फिर एक और बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बुक की रेड लाइंस के अंदर ये बात लिखी है ऑटोफेगोसोम्स, कि ये जो लाइसोसोम है ना बेटा ये ऑटोफेगोसोम्स भी बनाता है। ये किस सूरत में बनाता है? कि जब बेटा स्टारवेशन की कंडीशन आती है ना, स्टारवेशन होती है कि भूख है, सेल को काफी टाइम से फूड नहीं मिली और सेल में जो है वो एनर्जी डेफिशिएंसी है, तो ये स्टारवेशन की कंडीशन आ रही है। तो उस वक्त लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम अपनी ही कुछ ऐसी ऑर्गेनेली जो अभी उस वक्त सेल को जरूरत नहीं है, अपनी उन ऑर्गेनेलीज को इनगल्फ कर लेता है और उनको तोड़कर जो है बेटा जो है वो उनसे एनर्जी हासिल करता है, एनर्जी रिलीज होती है उनकी ब्रेकी से। ये जो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, ये जो ऑर्गेनेलीज के साथ जो वो बनाता है, जिनकी फेगोसाइटोसिस करता है, इसको ऑटोफेगोसोम्स कहा जाता है। कि ऑटोफेगोसोम्स फॉर्मेशन होती है ताकि अपनी ही ऑर्गेनेलीज को तोड़ के एनर्जी बनाई जा सके। जब ये एनर्जी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, स्टारवेशन की कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो फिर ये ऑर्गेनेली सेल दोबारा से प्रिपेयर कर लेता है। बट इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीज जो है वो सेल को सर्वाइव करने में बेटा वो हेल्प आउट कर देते हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट मजीद देखें बेटा, नेक्स्ट जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि जो है बेटा वो आपकी बुक में डिस्कस है, वो है स्टोरेज डिजीज। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई एंजाइम उनमें से मिस है, अब वो क्यों मिस होगा? वो अक्सर औकात आपको पता है कि एंजाइम्स के लिए इंफॉर्मेशन जीन्स प्रोवाइड करते हैं और बाज़ औकात इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है
और अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन जिस एंजाइम के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा था वो एंजाइम जो है बेटा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो एंजाइम एब्सेंट हो जाएगा। तो वो एंजाइम जब एब्सेंट हो जाएगा तो वो एंजाइम जिस चीज के लिए डाइजेशन परफॉर्म कर रहा था वो कंटेंट डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं होगा और वो सेल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। ये कंजेनिटल होती हैं, कंजेनिटल का मतलब है कि ये बाय बर्थ होती हैं, क्योंकि जेनेटिकल डिजीज है ना, जेनेटिकल होने की वजह से ये बाय बर्थ प्रॉब्लम होता है। 20 ये बेटा यहां पे मेंशन हुआ है 20 ऐसी डिजीज है जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाए, तो उसमें 2 डिजीजेस जो है वो आपकी बुक में डिस्कस है। पहली है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, इसके अंदर वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से ग्लाइकोजन जो है बेटा वो स्टोरेज हो जाएगी, ग्लाइकोजन जो है वो एबनॉर्मली स्टोर होना शुरू हो जाएगा और बॉडी में इसका स्टोरेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा वो है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो होता है, उसको जो है बेटा वो है टे सेक्स डिजीज। अब देखें ये जो टे सेक्स डिजीज है ना, ये लिपिड अकोमुलेशन की वजह से होती है कि लिपिड जो है वो कम, मतलब ऐसा एंजाइम एब्सेंट है जो लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा था। ये लिपिड अगर बेटा ब्रेन में इकट्ठा हो जाए, ब्रेन सेल्स में, तो मेंटल रिटार्डेशन तक का सबब बनता है, इवन इससे डेथ भी हो सकती है। तो बेटा ये सारे हमने एमसी कोशिश की है कि हम सारे जो ऑर्गेनाली का जो एमसीक्यूज एरिया था उसको हम डिस्कस करें। फिर भी अगर कोई चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप जरूर मुझसे सवाल पूछें, ठीक है ना। पहले भी बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है कि पहले भी बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो किए हैं, लेकिन आप इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जाहिर होती है, जिससे हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे लेक्चर बड़े गौर से जो है वो सुन रहे हैं। इस हवाले से भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।